एक बार बोलिएगा बच्चों को आवाज आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं, वो देख पा रहे हैं आपको शायद। Morning, guys. Can you all hear and see me properly? Guys, can you all hear and see me? Please tell me. Okay. Yeah. Just give me 2 minutes. I'm rectifying the issue. 2 मिनट दीजिए. Okay. Morning all. Is everybody here? Please tell me. सबको आवाज आ रही है मेरी properly? Okay. Is the sound good now? Okay. Is the sound good? Yeah. Okay. Good. Good. Morning everyone. Yeah. Yeah. So final audio and video check. Okay. प्लीज फिक्स राहुल. वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज अभी आपको पता है कि हर जगह पे वेदर कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है. सो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी मैटर करती है. सो होपफुली थिंग्स विल गेट रेक्टिफाइड, डोंट वरी. ओके. आर यू ऑल हियरिंग एनी बैकग्राउंड नॉइज? प्लीज टेल मी. आर यू एबल टू हियर मी एनी बैकग्राउंड नॉइज और जस्ट माय वॉइस? ओके, गुड. ओके, चलो. सो इफ आई एम राइटिंग समथिंग ऑन द बोर्ड, प्लीज कमेंट. आपको आवाज आ रही है प्रॉपर्ली? ओके. Comfortable? Is the video fit comfortable for you all? Okay, chaliye. Okay, so let's begin with our today's discussion. So morning everyone. So I welcome you all to our I can say third last orientation session. So I will take orientation sessions for 2 days more, and then most probably from Friday or from Monday we'll be beginning up with climatology in the afternoon hours. Okay. So guys, before moving ahead, three things I need to talk with each and every one of you. Okay. Many of you are calling me and asking me, sir, टाइमिंग्स मैच नहीं हो रही है, सर हाउ वी शुड गो अहेड. ओके, हमें कैसे पढ़ना चाहिए. ओके, टाइमिंग का क्लैश हो रहा है. ओके, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है. ओके, so many of you have been calling me and asking me the same thing. Okay, so I just want to specify two things here. Okay, देखिए, if you are joining optional class, if you're joining optional batch with the study IQIS and with me, okay, indirectly, so guys, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ आपको कि आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए ऑप्शनल की. ओके, योर प्रायोरिटी शुड बी ऑप्शनल बिकॉज ऑप्शनल इज व्हाट गोइंग टू सेपरेट यू फ्रॉम द हर्ड. ओके, जीएस में लोगों के मार्क्स एवरेज आउट हो जाते हैं, ऑप्शनल में एवरेज आउट नहीं हो पाते. यू हैव टू हैव वेरी गुड कमांड ऑन योर ऑप्शनल्स. सो टाइमिंग, ओके, क्लैश, ये सारी चीजें. तो बिफोर ज्वाइनिंग आप सबको पता होता है कि क्लास का टाइमिंग क्या रहने वाला है. आप सबको पता होता है कि आउटले क्या क्या रहने वाला है. द फर्स्ट डे ऑफ आवर करिकुलम आई गिव यू ब्रीफ आउटले कि 120 लेक्चर्स रहेंगे. उसमें आप 7-8 सेशंस ऐड ऑन कर लीजिए मैपिंग के. सो वो सारे सेशंस रहेंगे. एंड इन एडिशन टू दैट आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर मी विद द ओरिएंटेशन सेशंस. बिकॉज जब आप 1 बजे की क्लास में आएंगे तब आपको फर्क जमीन आसमान का दिखेगा अभी के मुझ में एंड तभी के मुझ में. ओके, तब हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम लोग बातचीत कर पाए. तब हमारे पास टाइम नहीं होता है कि वी कैन बेसिकली गो ऑन लाइक दिस. ओके, तो जिन जिनको डिफिकल्टी है बैच टाइमिंग, जिन जिनको डिफिकल्टी है बेसिकली कि सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, you are free to take up any call you want. Okay, but if you take my advice, if you take my advice, genuine advice, so ऑप्शनल की क्लास एक बार लगा ली तो खत्म करके ही छोड़ना, बीच में बिल्कुल भी नहीं. यू आर नॉट अलाउड टू लीव इट इन द मिडिल. बिकॉज क्या होगा कि मैं आपकी लेवल धीरे 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 बढ़ाऊंगा. सो जब आपकी लेवल पीक होगी एंड इन द मिडिल इफ यू लीव द क्लास, इन द मिडिल इफ यू डिसकंटिन्यू, ओके, फिर से वो मोमेंटम आपका कभी जनरेट नहीं होगा. ओके,
सो ये एक बहुत स्पेसिफिक थिंग है जो मैं आपके साथ एड्रेस करना चाहता था. सेकंड थिंग विच आई वांट टू एड्रेस बिफोर वी शिफ्ट अवर कोर्स टू द मेन क्लास. ओके, देखो, अकाउंटेबिलिटी नाम की एक चीज होती है. अकाउंटेबिलिटी इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इज इट रेलेवेंट? जो भी मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आर दोस कंसेप्ट गेटिंग रियली क्लियर्ड? ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, am I teaching you according to syllabus and am I teaching you according to the need of UPSC? Okay, जो UPSC चाहती है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ या नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, ये मेरी अकाउंटेबिलिटी है. ओके, सो दिस बीइंग एन ऑनलाइन मीडियम, आई नो कि आप सब लोग अलग अलग राज्यों से हो. यू आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. कोई बड़े सिटी से पढ़ रहा है, कोई छोटे कस्बे से पढ़ रहा है. किसी किसी यहाँ पे इंटरनेट बहुत अच्छा है, किसी किसी के यहाँ पे इंटरनेट बहुत वीक है. किसी किसी को इसे बेसिक डेफिनेशन में देखना पड़ रहा है ना? एम आई स्पीकिंग ट्रुथ? प्लीज टेल मी. मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ? प्लीज ट्राई टू आंसर. एम आई स्पीकिंग द ट्रुथ दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज जॉइनिंग फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, राइट? ठीक है. तो दिक्कत क्या है? ओके, दिक्कत क्या है कि जैसे ये मेरी अकाउंटेबिलिटी है ये सारी चीजें फुलफिल करना. सो ये अकाउंटेबिलिटी पता है मैं कैसे फुलफिल कर रहा हूँ? कि इवन दो दिस मीडियम इज ऑनलाइन, आई एम गिविंग यू द ऑफलाइन एक्सपीरियंस. ओके, आपको मेरी क्लास में कभी लगेगा ही नहीं कि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो. दिस इज जस्ट लाइक एन ऑफलाइन क्लास. ओके, लेट द माइक परमिशन कम. एक बार आपके वीडियो फीड्स ऑन होने दीजिए, माइक परमिशन आ जाने दीजिए, फिर बताइए कि आपको बेसिकली कैसा फील होगा. ठीक है, तो ये मेरे तरफ से मैं अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो. एंड इन जस्ट 4 to 5 months वी आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जी. ओके, पॉइंट ए टू जेड हम लोग पूरा आगे बढ़ रहे हैं. ओके, नाउ हियर कम्स द अकाउंटेबिलिटी ऑन योर एंड. ओके, आपके एंड पे अकाउंटेबिलिटी कैसी है? बिकॉज जो भी आप में से जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट में आ रहे हैं, दोज ऑफ यू आर कॉलिंग मी, ओके, यू आर आस्किंग मी द सेम काइंड ऑफ थिंग कि सर सिलेबस कब कंप्लीट करेंगे, सर हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, सर ओरिएंटेशन चल रहे हैं, मेन कब शुरू होगा, क्या कैसे होगा. अकाउंटेबिलिटी खाली मेरी नहीं है गाइस, अकाउंटेबिलिटी आप लोगों की भी है. देखिए, जिस एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, इट इज द सेकंड टफेस्ट एग्जामिनेशन इन एशिया पैसिफिक. पूरे वर्ल्ड की आप ले लो कि सेकंड टफेस्ट है. पहली मैं बोल सकता हूँ कि चाइना की गाओको आती है. ओके, वो बहुत बड़ी एग्जामिनेशन होती है. अक्रॉस इंडिया चाइना में नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया जाता है. तो उससे बड़ी तो लगता नहीं है कि दुनिया में कोई एग्जाम होगी. बट इन सेंस ऑफ योर मेंटल अक्यूटी, कि आपको आपका दिमाग कितना खोलना है, हाउ मच यू नीड टू मूव अहेड, तो आपको बेसिकली इस एग्जामिनेशन के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो आपको आपका 100% दे के फायदा नहीं है. आपको आपका कम से कम 1000% देना जरूरी है. यू हैव टू गिव योर 1000% टू दिस एग्जामिनेशन. सो दिमाग से ये चीज हटा दो कि कैसे तुम्हें पढ़ के मैनेज करके लाइव लेक्चर देख के रिकॉर्डेड लेक्चर देख के एक दिन लाइव देख लिया, 5 दिन रिकॉर्डेड देख लिया, या फिर आप कंटिन्यूसली रिकॉर्डेड देख रहे हो, बीच में आपकी रिकॉर्डिंग छूट रही है. एसएससी एग्जामिनेशन कभी क्वालिफाई नहीं होने वाली आप लोगों की. कंसिस्टेंसी इज द की टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन. प्लीज कीप दिस इन माइंड. नॉट हार्ड वर्क, नॉट डेडिकेशन, नॉट पैशन. ये सारी चीजें ना टेम्पररी रहती है. हार्ड वर्क आज करोगे, कल करोगे, परसों के दिन फिर क्या. कंसिस्टेंसी इज द की टू क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन. ओके, सो आप भले ही लाइव लेक्चर मत देखो, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो. आई नो दैट मेजोरिटी ऑफ यू, दोज हु विल सी मी, विल बी सी मी इन अ रिकॉर्डेड मीडियम. मुझे पता है कि हाउ मच लाइव स्टूडेंट्स कम एंड हाउ मच पीपल सी मी इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट. तो स्पेशली दोज गाइज हु आर सीइंग मी इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट, जो भी मुझे बाद में देखेंगे, ध्यान में रखना कि कंसिस्टेंसी ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है. कंसिस्टेंसी किस में? लेक्चर्स अटेंड करने में. जो भी मैं काम आपको दे रहा हूँ आप मुझे सबमिट कर रहे हो. ओके, अभी तक मैंने जितना काम दिया है, हार्डली 5 or 6 ऑफ यू हैव गिवन मी दी वर्क. हार्डली 5 or 6 ऑफ यू. ओके, रेस्ट ऑफ यू आई डोंट नो वेयर यू आर गोइंग विद योर वर्क. ओके, बट इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग मी कि कैसे होगा क्या होगा, पहले आप खुद की अकाउंटेबिलिटी देखिएगा कि आपको बेसिकली वो चीज समझ में आ रही है या नहीं. ओके,
So accountability on your end is going to be the consistency. Please make sure you are comfortable with this. Okay. Second thing, sorry, the last thing जो मैं फाइनल करिकुलम शुरू करने से पहले आपके साथ और एक बार डिस्कस करना चाहूंगा. Okay. And that thing is basically a very jolly and a happy mindset. Jolly and a happy mindset. देखो, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू गारंटी कि एक बार हमारा मेन करिकुलम शुरू हो जाए ना, ठीक है, each and every one of you, everyone, those who are seeing me live right now or those who will be seeing me in recorded medium, each and every one of you will question कि बाप रे इतनी पढ़ाई करनी है, बाप रे सिलेबस इतना बड़ा है, बाप रे इतनी सारी चीजें करनी है हमें. बिकॉज होता क्या है, आपके आगे जो पिक्चर पेंट होता है थ्रू डिफरेंट सोर्सेस, थ्रू डिफरेंट पर्सन्स, वो पिक्चर बहुत रोजी रहता है. रोजी मीन्स वो गुलाब की तरह का वो पिक्चर होता है. आप खाली गुलाब को देखते हो, बट आप ये नहीं समझ पाते हो कि गुलाब को अगर आपको पकड़ना है तो आपको कांटों को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा. Okay, so Valentine's Day is not only about gifting the rose, it is also about having the vigor. It is also about having the strength कि आपके अगर कांटे चुभ रहे हैं तो वो कांटे चुभते हुए का पेन आप बर्दाश्त कर पा रहे हो. तो हमारी गलती यहीं पे हो जाती है कि हम लोग खाली पॉजिटिव पिक्चर देखते हैं, हम लोग नेगेटिव पिक्चर नहीं देख पाते हैं. ओके, वी नेवर सी द पेन विच यू विल हैव टू एंड्योर इन दिस करिकुलम. ठीक है, एंड ऑनलाइन मीडियम है तो ये पेन आप बेसिकली बिल्कुल ही उतना कम बर्दाश्त, यानी कितना बर्दाश्त कर पाओगे मुझे नहीं पता. सो बी रेडी. थर्ड थिंग विच आई वांट टू डिस्कस विद यू इज बी रेडी टू फील द पेन. अभी तक आपकी जिंदगी जैसी गई है, आई डोंट नो कि आपकी जिंदगी कैसी गई है. ओके, बट अभी इसके बाद, यानी जब से मैं आपकी जिंदगी में आया हूँ, थोड़ा सा पेन बर्दाश्त करना सीखिए. ओके, ट्राई टू इंक्रीज योर व्हाट मेंटल कंप्लेसेंसी, ट्राई टू इंक्रीज योर मेंटल टफनेस. ये बेहद जरूरी है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए. बिकॉज आप जिस वक्त आपका सिलेक्शन हो गया, द डे आपका ऑल इंडिया रैंक आ गया, उस दिन से आपकी प्राइवेट लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है. ओके, योर योर प्राइवेट लाइफ इज ऑलमोस्ट ओवर. ओके, please be comfortable with this. Your private life is over, your entire life is now in the hands of people because you are going to be a civil servant. देखो नाम में ही सिविल सर्वेंट है. सर्वेंट मीन्स क्या? सर्वेंट मीन्स क्या? ओके, सर्वेंट मीन्स आपको लोगों के लिए काम करना है, नाम में ही वो है. ओके, हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं. ओके, सो पेन, एंगर, ओके, मेंटल टफनेस, ठीक है, उसके बाद एक्सर्शन. ओके, नॉन स्टॉप कंसिस्टेंसी. ओके, कंसिस्टेंसी बिल्कुल लगातार चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है. तो ये बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं एक पब्लिक सिविल सर्वेंट के. आपको जो पेन होगा, आपको जो बेसिकली इस इस प्रिपरेशन में एक बार आप प्रिपेयर हो जाते हो, आप लबासना जाते हो, जहां कहीं भी जाते हो, तो वहां पे जो भी आपको चीजें फेस होगी, ये सारी इन सारी चीजों को आपको एंजॉय करना बहुत जरूरी है. सो माय क्रक्स ऑफ सेइंग इज कि यू नीड टू एंड्योर द पेन, यस, बट यू आल्सो नीड टू स्टार्ट एंजॉयिंग दिस प्रोसेस. आपको ये प्रोसेस एंजॉय करनी पड़ेगी. अगर आप क्लास खाली इसके लिए लगा रहे हो कि सर हाँ है, वी हैव पेड द फीस, अभी सर देख लेते हैं, कर लेते हैं, हो जाएगा, हैप्पी गो, ऐसे नहीं. आपको वो बैठ के रोज का मेरा समराइज करके, रोज किताबें पढ़ के, रोज पेपर पढ़ के, डेली समराइजेशन करके, डेली दिमाग खराब करना बहुत जरूरी है. उसके सिवा आप ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाओगे. उसके सिवा आप जिंदगी से मजा ही नहीं उठा पाओगे. गलती यही कर दे रहे हो आप लोग कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद आप कहाँ पे रहने वाले हो आपकी जिंदगी के मुकाम में. 40 साल बाद, 20 साल बाद यू आर गोइंग टू बी द हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यू आर गोइंग टू बी द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. अब डिफेंस सेक्रेटरी को तो 24 घंटे अलर्ट पे रहना है, कब कहां से क्या आ जाए हमें नहीं पता. तब आप बोल सकते हो क्या कि नहीं अभी नहीं हो रहा, मेहनत, इतनी मेहनत नहीं करनी है. आपको तो सबसे ज्यादा मेहनत करनी है बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया. आप बोल नहीं सकते हो. अब अगर आप यूएसए के एम्बेसडर हो
यूएसए के प्रेसिडेंट का एक दिन दिमाग खराब हो गया, बोले आज इंडिया के साथ वॉर शुरू कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए, नाउ वी जस्ट वांट वन सिंगुलर कंट्री व्हिच इज न्यूक्लियर इन द वर्ल्ड, बाकी कंट्रीज को हम लोग तबाह कर देंगे। हो गया, दिमाग फिर गया। अरे भाई, आप यूएसए के एम्बेसडर हो इंडिया के, तो आपको तो वहां जाना पड़ेगा सबसे पहले। सबसे पहले तो आपको ही बुलाया जाएगा कि भाई यू आर द एम्बेसडर, जाके देखो क्या प्रॉब्लम हुआ है, हाउ यू नीड टू अपीज देम। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना बिफोर आस्किंग मी सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि सर कैसे करे, क्या करे, आप कराओगे कि नहीं कराओगे, ओके, वी विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस और नॉट। ये सारी चीजें मुझे पूछने से पहले स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ फर्स्ट कि हाँ, आर यू रियली प्रिपेयर्ड फॉर दिस, आर यू रियली बेसिकली प्रिपेयर्ड टू एक्सर्ट योरसेल्फ, उस साइकिल में आप रहने की कोशिश करोगे या नहीं करोगे। एंड आई एम सेइंग इट आउटराइट, मैं अभी आउटराइट क्लियर कर दे रहा हूँ आप लोगों को, आउटराइट। ओके, कोई मुझे इसमें यानी ये बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है, ये बोलने में मुझे एक 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 परसेंट का भी संदेह नहीं है, संकोच नहीं है। सी, आप कौन से अटेम्प्ट में क्वालिफाई होंगे, ये सोलली आप पे डिपेंड करने वाला है, सोलली आप पे डिपेंड करने वाला है। See, me as your faculty, mentor, philosopher and guide, okay, one day will come where I will part ways with you, ठीक है, and ये आपके अटेम्प्ट से पहले होगा, ठीक है। I have seen such candidates जो जॉब करते हुए भी, ओके, जिनके घर में बहुत डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। आई हैव सीन सच पीपल जिनका ऑल इंडिया रैंक 50 के नीचे आ गया, ओके। आई हैव सीन सच किड्स, आई हैव सीन सच एस्पिरेंट्स, अगर आप उनको खड़ा कर दो ना किसी भी पेडेस्ट्रियल लेवल पे, दे कैन आउटस्मार्ट एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, एनीबॉडी। बट उनके 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट वाले लोग ऐसे हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए। ओके, सो इट विल ऑल डिपेंड अपॉन वेयर यू स्टैंड योरसेल्फ। ओके, आप खुद को कहाँ खड़ा रखते हो इस दौड़ में, इस रेस में। दिस इज जस्ट लाइक अ रेस, एंड बहुत इंटेंसिव रेस है, आपको बाकी लोगों को कुचल के आगे जाना है। अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आपको बाकी ऑप्शनल्स को कुचल के आगे जाने पड़ने वाला है, बस ये सिंपल चीज ध्यान में रखना। ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विद यू ऑल। ओके, नॉर्मली आई कीप इट फॉर द लास्ट डे, बट आपके जैसे मुझे कॉल्स आ रहे थे, जैसे आप लोग टेक्स्ट कर रहे थे, तो मैंने आपके साथ अभी ये फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी। आई होप कि nobody of you is minding this and you and me are on a good pedestal level. Is everybody appreciating this? Please tell me. सबको समझा मैंने जो बोला वो? ठीक है, सो इसे बाय हार्ट दिल में रखना, एंड कभी भी भूलना मत इन चीजों को जो ना मैं आपके साथ डिस्कस की है। ओके, ओके, नेवर एवर फॉरगेट व्हाटएवर आई एम सेइंग दिस राइट नाउ, एंड एक बेसिकली एक विगर ला लो अपने मन में कि सर बस आज से बहुत हो गया, जो मेरी पास्ट की सफरिंग थी वो पास्ट की सफरिंग खत्म, अभी मैं ऐसी मेहनत करूंगा, सर मैं अभी इतनी पढ़ाई करूंगी कि मेरा पास्ट जो है एंड मेरा फ्यूचर जो है वो बहुत अलग रहेगा। ओके, ओके, वो पूरा डेफिनेटली डेफिनेट रहेगा। ओके, 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 चलो, सो एवरीवन, आई एम बिगिनिंग विद द डिस्कोर्स, ठीक है। तो एवरीवन प्लीज कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, प्लीज स्माइल अ लिटिल बिट, ठीक है। ऐसी चीजें बहुत बार होगी हमारे क्लास में कि मुझे ऐसी आपके साथ बातें करनी पड़ेगी आपको मोटिवेटेड रखने के लिए, आपको ऑन ट्रैक रखने के लिए, बट प्लीज कीप ऑन स्माइलिंग सो दैट वी कैन मूव अहेड। ओके, चलो, ओके, thank you, Rajeshwari. Okay, so guys, yesterday we did sum up with the polar latitudes, with the subpolar latitudes, जहाँ पे एयर का फोर्स अपलिफ्टमेंट होता है। ओके, जहाँ पे हवा जो है वो नेचुरली ऊपर उठती नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ फोर्स्ड अपलिफ्टमेंट। व्हाई? व्हाई बिकॉज ऑफ फोर्स्ड अपलिफ्टमेंट? Because of what? Because you have one branch of air which comes from the subtropical high pressure belt and another branch of air which comes from the poles. So at 60 to 65 degrees north and south, you will have forced upliftment of air. Okay. Because of this what happens? Because of this what happens कि यहाँ पे आपको रेनफॉल मिलता है वेल डिस्ट्रीब्यूटेड विथ अ समर मैक्सिमम। ओके, बट ये जो समर मैक्सिमम है ये समर के मंथ्स में आएगा, विंटर्स में यू विल हैव द प्रेसिपिटेशन कमिंग डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्नो। ओके, so because of this what happens is
that here you have evergreen coniferous vegetation which is called as the boreal taiga belt. Okay. और एक रीजन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कैसी बारिश होती है, फ्रंटल रेनफॉल होता है, बिकॉज नीचे से जो भी हमारे सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स है वहां से जितनी भी हवा आती है वो हवा गर्म होती है, एंड पोल्स से आने वाली हवा कैसी रहती है, ठंडी होती है. सो साइबेरियन इंटीरियर से जो हवा आएगी वो होगी ठंडी, अटलांटिक ओशन से जो भी हवा आएगी वो हवा होगी गर्म. सो जहां पे ये गर्म एंड ठंडी हवा मिलेगी वहां पे बेसिकली यू विल हैव व्हाट देयर, बेसिकली यू विल हैव फ्रंटल रेनफॉल बिकॉज दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस आके मिल रहे हैं. सो दिस इज हाउ वी समड अप द यस्टरडे सेशन एंड आई पेंटेड अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू कि हमारी धरती कैसी है. अभी यू विल बी सरप्राइज्ड कि मैंने आपको बेसिकली क्या पढ़ाया है. सो बेसिकली व्हाट आई हैव टॉट यू इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. मैंने आपको बेसिकली पढ़ाया है कि कैसे क्लाइमेट ऑफ अर्थ, कैसे क्लाइमेट ऑफ अर्थ इन्फ्लुएंस करता है वेजिटेशन को, कैसे क्लाइमेट ऑफ अर्थ इन्फ्लुएंस करता है वेजिटेशन को. ओके, व्हाई? बिकॉज वेजिटेशन ऑफ अर्थ इज द डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द क्लाइमेट. प्लीज रिमेंबर दिस. तो आप जो मैप देखते हो, बेसिकली मैप पे आप जो भी वेजिटेशन देखते हो वो उस प्लेस का बेसिकली क्लाइमेट रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो जैसे जिस प्लेस का क्लाइमेट वैसे उस प्लेस का वेजिटेशन. एंड क्लाइमेट is also influenced by topography of a place. Climate is also influenced by topography of a place. Topography in the sense of what? In the sense of whether that place is having a high altitude or not. So topography में आपका altitude आएगा, topography में आपका orientation आएगा कि orientation कैसा है आपके surface का. Okay, whether that region which you are considering, is it a plateau region? Okay, whether that region is a depression. Okay, so topography is where you will have the endogenetic processes of earth coming into play. Okay, so मैंने आपको बेसिकली उल्टी चीज पढ़ा दी. नॉर्मली हम लोग क्लाइमेट से वेजिटेशन पे जाते हैं, बट मैंने आपको वेजिटेशन से क्लाइमेट एक्सप्लेन कर दिया धरती. ओके, तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है. जब हम लोग क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इस पे हम लोग और डिटेल में वार्तालाप करेंगे. बट प्लीज कीप इन माइंड दैट वी हैव एक्चुअली गॉन द रिवर्स वे सो दैट आपकी थिंकिंग इवॉल्व हो जाए. नाउ आई एम बिगिनिंग विथ यू ऑल द टोपोग्राफी पार्ट. ओके, टोपोग्राफी पार्ट इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि कैसे टोपोग्राफी जो है वो वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करती है, एंड कैसे डिफरेंट टोपोग्राफीज के वजह से धरती पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज है अलग अलग जगहों पे. ओके, बट ये चीज शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ आज के लेक्चर में आई विल give you a brief orientation as to how the earth has come into existence, as to how the universe has come into existence, and धरती के इंटीरियर्स कैसे हैं, एंड हमें अगर इंटीरियर्स हम लोग कंसिडर करते हैं तो इंटीरियर्स में हमें क्या क्या ध्यान में रखना है वो हमें आपको बेसिकली आपको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, सो प्लीज फोकस ऑन टुडेज लेक्चर. ठीक है, अगेन थोड़ी सी नई नई टर्मिनोलॉजीज आएगी, बट आई नो दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज कैपेबल इनफ कि आप उसे एड्रेस कर पा रहे हैं. ओके, बिफोर मूविंग अहेड, इज द बैकग्राउंड नॉइस ओके फॉर एवरीवन? प्लीज टेल मी. मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है सबको? आई एम आस्किंग यू 10 टाइम्स ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो. ओके, चलो. So guys, if I'm considering the origin of universe, okay, so if I consider the origin of universe with all of you, okay, yeah, so जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है इसकी काफी डिफरेंट थ्योरीज है हमारे पास में. वी हैव एन नंबर ऑफ थ्योरीज फॉर एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. ओके, मैं आपको जब हम लोग डिटेल में जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत सारी थ्योरीज एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, बट जितनी भी थ्योरीज है वो सारी हाइपोथेसिस है. प्लीज रिमेंबर दिस. वो जितनी भी थ्योरीज है वो सारी हाइपोथेसिस है. हाइपोथेसिस इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि बेसिकली हमें इन पे रिसर्च करना जरूरी है बिफोर वी कैन से कि हाँ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ऐसे ही हुआ.
So some research is needed, some developments are needed in those theories if you want to conclusively say कि यूनिवर्स वैसा ओरिजिन हुआ है. ठीक है. Now, the most accepted theory of everyone, accepted in the sense कि ऐसी theory जिससे हम लोग कहते हैं कि हाँ सर, इससे यूनिवर्स ओरिजिन हुआ होगा, एंड जिसके लिए हमारे पास कुछ एविडेंसेस है कि हम बोल सकते हैं कि हाँ सर, इसी से यूनिवर्स ओरिजिन हो सकता है. ओके, आई एम सेइंग हो सकता है. ओके, स्टिल वी आर नॉट येट कंफर्म. क्यों? बिकॉज जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगी, जैसे जैसे हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा यूनिवर्स का, वैसे वैसे हमारा पिक्चर और क्लियर होगा. स्टिल वी आर नॉट 100% श्योर कि ऐसे ही ओरिजिन हुआ है यूनिवर्स का. ओके, वी हैव सम एविडेंसेस टू सपोर्ट इट, एंड रिसेंटली वी हैव लॉन्च्ड a very big and the most costliest experiment of humans up till now, the James Webb Telescope in the universe. तो उससे भी हमें थोड़े से आंसर्स मिले हैं. Okay, so let me try to answer that. Okay, so the most acceptable theory or regards to the origin of Earth, it is called as the Big Bang theory. It is called as the Big Bang theory. Okay, okay. It is called as what, guys? It is called as the Big Bang theory. ठीक है. Okay, so ये Big Bang theory क्या है basically? What is this Big Bang theory? Okay, so Big Bang theory को सबसे पहले propose किया गया था in the year 1912. Okay, in 1912 this theory was proposed for the first time by a scientist called as George Lemaitre. Okay, by a scientist called as George Lemaitre. Okay, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा बेसिकली कि जो यूनिवर्स का ओरिजिन है वो एक सिंगुलैरिटी से हुआ है. ये एक सिंगुलैरिटी है. ओके, ये सिंगुलैरिटी डायमेंशनलेस है. ये सिंगुलैरिटी का इनफाइनाइट मास है, इनफाइनाइट ग्रेविटी है. अगर इनफाइनाइट मास, इनफाइनाइट ग्रेविटी है तो क्या इससे लाइट भी बाहर निकल पाएगा? नहीं, लाइट भी बाहर नहीं निकल पाएगा. So it's a dimensionless with having infinite mass, infinite gravity. Not even light is able to basically escape from this. Now, this singularity is suddenly undergoing cosmic inflation. ये जो सिंगुलैरिटी है, ये सिंगुलैरिटी सडन कॉन्फ्लिक्ट, कॉस्मिक इन्फ्लेशन जा रही है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि एक पॉइंट था, ये पॉइंट सडनली फूट गया. ओके, जैसे इफ आई एम सेइंग कि आपने बलून में पानी भर के रखा है. ओके, एंड उसको आपने पिंच कर दिया तो पानी कैसे फूट के बाहर निकलता है ना. ओके, सो बेसिकली द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर. ओके, something happened that this singularity underwent sudden cosmic expansion और inflation. तो इसमें से कॉस्मिक मटेरियल बाहर फेंका गया, इसमें से कॉस्मिक मटेरियल बाहर फेंका गया, एंड ये कॉस्मिक मटेरियल धीरे 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 कोएलस होने लगा. धीरे धीरे कोएलस होके हमारे सबसे पहले क्लाउड्स बनने लगे, क्लाउड से धीरे धीरे स्टार्स बनने लगे, स्टार्स से धीरे धीरे प्लैनेट, सेलेस्टियल बॉडीज, सारी चीजें बनने लगी. But everything started from a singularity. Okay, ये singularity कैसे, कब एग्जिस्ट कर रही थी? ओके, सो हमें ये सिंगुलरिटी कब एग्जिस्ट कर रही थी, इसके पास, हमारे पास अभी तक के आंसर नहीं था कि ये सिंगुलरिटी किस टाइम फ्रेम में एग्जिस्ट कर रही थी. बट वी हैव लॉन्च्ड अ टेलीस्कोप कॉल्ड एज जेम्स वेब टेलीस्कोप. सो जेम्स वेब टेलीस्कोप में हमें अर्लीस्ट गैलेक्सीज मिली है, जो सबसे पुरानी गैलेक्सीज है. सो हम लोग ये कह सकते हैं अभी कि ये जो सिंगुलरिटी एग्जिस्ट कर रही थी, जो सडन बिग बैंग हुआ है, वो रफली 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ है. ये कब हुआ है? रफली 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ है. बिकॉज हमें लास्ट ईयर ऐसी गैलेक्सी मिली है जिसका एज रफली 13.2 बिलियन ईयर्स है. आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, हमें कैसे मिला है? तो लेट मी शोकेस यू द इमेज. ओके, सो गाइज, यू कैन कंसिडर योरसेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि आप लोग ऐसे टाइम में जी रहे हो जब आपके पास इसका आंसर है कि आपका ओरिजिन हुआ कैसे. ओके, सो यू शुड ऑल बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ बिकॉज
1 साल पहले हमारे पास इसका आंसर नहीं था। इस साल हमारे पास आंसर है कि देखिए हाँ, यूनिवर्स यहाँ से शुरू हो सकता है। वी आर ऑलमोस्ट 100% श्योर, ऑलमोस्ट 100%। मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 100%। ओके, सो इफ आई एम शोकेसिंग यू द इमेज, okay, so this is basically the first image which has been given out by the James Webb Telescope. Okay. Please tell me, are you able to see this image? Are you able to see this image, everyone? Please tell me. Guys, are you able to hear me? Are you able to see this image? Okay. So each point in this image, it's a galaxy. Each point in this image is a galaxy. Okay. So basically, जब ये सडन कॉस्मिक एक्सपांशन हुआ तो स्टार्टिंग के फेजेस में ना डार्क ईयर्स थे। डार्क ईयर्स में उसका डाटा हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं था, तब क्या था हमें पता ही नहीं था। तो जब जेम्स वेब टेलीस्कोप को पॉइंट किया गया ऐसे डायरेक्शन ऑफ यूनिवर्स में जहां पे बेसिकली हम लोग कुछ देख नहीं पाते थे। क्यों? बिकॉज हमारे पास ऐसे टेलीस्कोप नहीं थी जो प्रॉपरली इंफ्रारेड मेजरमेंट ले सके। हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, मैं जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा तो आपको मैं डिटेल में लेके जाऊंगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली स्टार्ट्स विद गामा रेस, एक्स रेस, उसके बाद आपका विजिबल स्पेक्ट्रम होता है जो आप ये कलर्स देख पा रहे हैं। मेरे शर्ट का कलर मरून है, मेरे स्किन का कलर एकदम मिल्की व्हाइट है, मेरे ओठों का कलर एकदम पिंक है, ठीक है, ये बोर्ड का कलर ब्लैक है। ये जो आप देख पा रहे हो, ये कैसे देख पा रहे हो? बिकॉज the atmosphere is largely transparent to visible light. विजिबल लाइट को एटमॉस्फेयर लाने देता है धरती पे, बाकी एक्सरेज एंड गामा रेज को जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है धरती का वो एब्सॉर्ब कर लेता है। यूवी रेस को, अल्ट्रावायलेट रेस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आती है, उसे ओजोन एब्सॉर्ब कर लेता है स्ट्रेटोस्फेयर का। विजिबल स्पेक्ट्रम हमारे तक भेज देता है एटमॉस्फेयर। इसलिए आपकी आंखें ये सारी कलरफुल दुनिया देख पा रही है, आप ये फोटो में के डिफरेंट कलर्स अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। तो हमारे पास गाइस ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट कर पाए। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पूरी अंडरस्टैंडिंग ही बदल दी हमारी यूनिवर्स की। सो इफ यू जस्ट सी दिस इमेज, so in this image approximately you will be able to see 1 lakh to 2 lakh galaxies। 1 lakh to 2 lakh galaxies आपको एक इतने से इमेज में देख पा रहे हो, ठीक है। एंड ये जो ब्लू वाली गैलेक्सीज देख रहे हो ना, ब्लू वाली, सो ब्लू कलर जो है ये नॉर्मली बहुत हाई टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है, ब्लू एंड व्हाइट। तो ये अभी की गैलेक्सीज है, रिसेंटली बनी हुई। ओके, देखिए स्पाइरल गैलेक्सी आपको दिखती है। एंड इफ यू सी ओवर हियर अ फेंट रेड डॉट, आपको दिख पा रहे हो क्या? आर यू एबल टू सी दिस फेंट रेड डॉट? देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? मुझे नहीं लग रहा कि आपको उतना क्लैरिटी होगी, बट आर यू एबल टू सी दिस फेंट रेड डॉट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? प्लीज टेल मी। नहीं देख पा रहे होंगे। ओके, सो देयर इज अ फेंट रेड डॉट। कैन यू एबल टू सी दिस? ये पार्ट देख पा रहे हो? ये फेंट रेड डॉट देख पा रहे हो, ये वाला? ओके, सो इफ यू सी, अगर आप गूगल कर लेंगे इस इमेज को तो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक फेंट रेड डॉट मिलेगा। ओके, सो गाइस दिस इज द मोस्ट ओल्डेस्ट गैलेक्सी एवर डिस्कवर्ड। सो दिस गैलेक्सीज एज इज रफली 13.1 बिलियन ईयर्स। 13.1 बिलियन ईयर्स इस गैलेक्सी का एज है। ओके, अब आप बोलेंगे से सर कि सर ये एज कैसे हम लोग डिटरमाइन कर पा रहे हैं? ओके, हाउ वी आर बी एबल टू डिटरमाइन दिस एज? तो देखिए क्या है, बेसिकली वी आर टेकिंग लाइट एज द रेफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। अभी मेरे ऊपर ये लाइट गिर रहा है, ये लाइट मेरे स्किन से रिफ्लेक्ट होके कैमरा के लेंस में आ रहा है, कैमरा के लेंस से ये लाइट कैप्चर होके आपके स्क्रीन पे आ रहा है, एंड आपके स्क्रीन से ये लाइट आपके आंखों पे गिर रहा है, एंड आपके आंखों से लाइट आपके ब्रेन तक पहुंच रहा है, जो आपकी ब्रेन डिकोड कर रही है, राइट। सो जब ये गैलेक्सीज बनी, सो ये गैलेक्सीज से लाइट तो कंटिन्यूअसली एमिट हो रहा होगा, राइट। सो गैलेक्सीज का जो लाइट है ये अक्रॉस द यूनिवर्स ट्रैवल कर रहा है। ओके, जो गैलेक्सी जितनी दूर है, जो गैलेक्सी जितनी दूर है उतना ही फेंट उसका लाइट मिलेगा। अगर एक गैलेक्सी बहुत ज्यादा दूर है, ओके,
इफ दैट गैलेक्सी इज वेरी फार अवे इन द यूनिवर्स, सो उससे आने वाला लाइट भी उतना पुराना रहेगा, उससे आने वाला लाइट भी बेसिकली उतना ओल्ड रहेगा, उतना फेंट रहेगा। आर यू ऑल एबल टू अप्रिशिएट दिस? प्लीज टेल मी। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? जितनी पुरानी गैलेक्सी है उतना पुराना उसका लाइट रहेगा, उतना दूर से उस लाइट को ट्रैवल करना पड़ेगा धरती तक, राइट? है ना? सो धरती तक आते आते वो जो लाइट है बेसिकली, वो लाइट की फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएगी, बिकॉज इतना दूर अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो उसके वेवलेंथ में फर्क आएगा, उसके फ्रीक्वेंसी में फर्क आएगा। सो बेसिकली जब गैलेक्सी से लाइट सबसे पहले बाहर निकलता आता है तो वो व्हाइट निकलता है। इफ यू कैन सी इन द मिडिल यू हैव व्हाइट लाइट कमिंग, एंड जो सबसे दूर की गैलेक्सी है उसमें से रेड लाइट बाहर निकलता है, बिकॉज द स्पेक्ट्रम चेंजेस फ्रॉम व्हाइट टू रेड। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज रेड शिफ्ट। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट गाइस? दिस इज कॉल्ड एज रेड शिफ्ट। इसे हम लोग कहते हैं रेड शिफ्ट। प्लीज रिमेंबर दिस। व्हाट डू वी कॉल दिस? वी कॉल दिस एज रेड शिफ्ट। ये जो आप व्हाइट से रेड में तब्दील होते हुए देख रहे हो, ये क्यों होते हुए देख रहे हो? बिकॉज ये गैलेक्सी बहुत पास में है एंड ये गैलेक्सी बहुत दूर है धरती से। सो वहां से जो लाइट आ रहा है, देखिए सबसे पहला लाइट जो उस गैलेक्सी से बाहर निकला वो व्हाइट ही है। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। जो लाइट उस गैलेक्सी से निकल रहा है वो व्हाइट ही है, बट वो गैलेक्सी इतनी दूर है धरती से कि वो लाइट हमारे पास आते 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 उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, एंड उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होके उसकी वेवलेंथ चेंज होके वो अभी बन गया रेड लाइट। हेंस आपको एक गैलेक्सी रेड परसीव हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट गाइस? दिस इज कॉल्ड एज रेड शिफ्ट। So the first evidence, like the major evidence to support Big Bang is basically the redshift. And through this image, you are able to verify it. कि दूर की गैलेक्सी है वो लाल कलर की है, पास की गैलेक्सी वो व्हाइट या फिर ब्लू दिख रही है। Is everybody appreciating this? Please tell me. Is everybody appreciating this? Okay. Can I move ahead? Okay. ज्योति, वी कैनॉट मेजर द एज ऑफ लाइट। हम लोग एज ऑफ लाइट मेजर नहीं कर सकते, हम लोग बस ये मेजर कर सकते हैं कि ये लाइट कितने बिलियन ईयर्स, कितने बिलियन लाइट ईयर्स से आ रहा है। ओके, सो जो लाइट आ रहा है हम लोग ये देख सकते हैं कि वी कैन मेजर द डिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स इन लाइट ईयर्स, कि लाइट को कितना टाइम लग रहा है यूनिवर्स कवर करने के लिए। सो एक लाइट एक सेकंड में बेसिकली इट इज कवरिंग 3 लाख किलोमीटर अ सेकंड। सो हम लोग ये मेजर कर सकते हैं कि लाइट को वहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है। गॉट इट ज्योति? ओके, सो लाइट हैज द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड। सो अगर हम लोग ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लाइट की बीम छोड़ रहे हैं, सो लाइट को वहां तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगेगा हम लोग उस तरीके से मेजर कर सकते हैं कि डिस्टेंस कितना। गॉट इट ज्योति? ओके, इज एवरीबॉडी अप्रिशिएटिंग दिस? ओके, सो क्या बेसिकली यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है? हाँ, यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है। ओके, एंड क्या ये यूनिवर्स बेसिकली अभी भी बढ़ता जा रहा है? यस, बढ़ता जा रहा है। एविडेंस टू सपोर्ट इज इट रेड शिफ्ट। एंड क्या बिग बैंग हुआ है? तो थ्रू दिस पिक्चर यू आर एबल टू सी द बिग बैंग एक्चुअली हैपनिंग, बिकॉज जो फेंट गैलेक्सीज है वो सबसे दूर है, जो नई गैलेक्सीज है वो सबसे पास में है। ओके, सो यू आर ऑल इनक्रेडिबली लकी कि आप ये इमेज देख पा रहे हो। सो इन दिस वन सिंगल फ्रेम, मुस्कान, ये एक सिंगल फ्रेम में बोला जा रहा है कि 1 से 2 लाख गैलेक्सीज है इसमें। ओके, सो सम से कि ये इस फ्रेम में आने, इफ यू मेजर एक्चुअली, सो इस एक फ्रेम में लगभग 10 से 13 लाख गैलेक्सीज भी है। सो 1 मिलियन टू 1.3 मिलियन गैलेक्सीज इन जस्ट वन सिंगल फ्रेम ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप। ओके, सो वेरी वेरी फैंटास्टिक इंफॉर्मेशन दैट यू आर गेटिंग। सो प्लीज रिमेंबर दिस कि जो ओरिजिन है यूनिवर्स का, it is roughly 13.8 billion years ago. Okay, so 13.8 billion years ago you had sudden cosmic expansion. Okay, the singularity underwent sudden cosmic inflation. From that all the celestial bodies and dust were thrown out, and धीरे 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 बॉडीज कोएलेस होने लगी, बनने लगी। वो कैसे होने लगी, क्यों होने लगी, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक हो गया हमारा एविडेंस टू सपोर्ट बिग बैंग, इट इज बेसिकली रेड शिफ्ट। ओके, एंड और एक एविडेंस आता है बेसिकली, उस एविडेंस का नाम है
cosmic microwave background radiation. What do we call it? We call it cosmic microwave background radiation. So guys, what is cosmic background microwave radiation? ये चीज क्या है? Okay. So प्लीज अंडरस्टैंड दिस. देखिए, जब आप गैस पे दूध उबालते हो और यू बॉयल एनीथिंग ऑन गैस, ठीक है, वो गैस से अगर आपने वो चीज निकाल के रख दी, इफ यू आर बेसिकली दूध उबाल के आपने गैस से निकाल के रख दिया ऑन योर किचन टॉप काउंटर, ऑन योर टेबल टॉप, तो उसमें से हीट तो कंटिन्यूअसली बाहर निकलती रहती है ना, जब तक कि मिल्क रूम टेम्परेचर अटेंड नहीं कर लेता है. इज एवरीबडी कंकरिंग विथ मी? अगर आपने उस पतीले को डाइनिंग टेबल पे या फिर आपके किचन टॉप पे रख दिया, तो जब तक कि वो मिल्क ठंडा नहीं होता है, उसमें से कंटिन्यूअसली हीट बाहर निकलती है या नहीं निकलती, राइट? तो अभी आपने हीट सोर्स तो बंद कर दिया, यू हैव बेसिकली टर्न्ड ऑफ द हीट सोर्स, बट तभी भी वो दूध इतना गर्म है कि उसमें से हीट लगभग 1-1.5 घंटे तक हीट कंटिन्यूअसली बाहर निकलती जा रही है. ओके, सो गाइस, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन. इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब ये है कि बेसिकली यूनिवर्स जो है ये अभी भी हीटेड है. यूनिवर्स में अभी भी आपको बैकग्राउंड में हीट रेडिएशंस मिलती है. इसका मतलब ये जो यूनिवर्स है हमारा, ये अभी भी एक्सपांड हो रहा है. यूनिवर्स हैज नॉट स्टॉप एक्सपांडिंग. अगर यूनिवर्स एक्सपांशन स्टॉप हो गया होता तो हमें ये रीडिंग मिली नहीं रहती, हमें बैकग्राउंड में हीट सिग्नेचर्स नहीं मिलते. Okay, so these are the two evidences that basically can support the Big Bang and the thing that universe is expanding. One is redshift, another is the cosmic background microwave radiation. Is everybody appreciating this? Do I have your permission to move ahead? Please tell me. Do I have your permission to move ahead, guys? Yeah? Okay. चलिए. Now, let us understand the origin of Earth. कि सर origin of Earth के लिए कौन सी theory ज्यादा valid है? Okay. So guys, if I talk about the origin of Earth, okay. 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 So guys, if I talk about the origin of Earth per se, okay. So origin of Earth का जो सबसे most acceptable theory है, okay, जिस theory से हम लोग समझ पाते हैं कि धरती की लेयरिंग कैसी है, धरती का stratification कैसा है. So guys, that theory is called as the nebular accretion process. It is called as the nebular accretion process. Now, what do you mean by nebular accretion process? तो इसे बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है? तो बेसिकली यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज बनी हैं, ओके, जितने भी प्लैनेट्स, जितने भी स्टार्स बने हैं, ओके, all of them started their life from a amorphous cloud. Amorphous cloud means shapeless cloud. Okay, this is called as amorphous cloud. Okay, amorphous cloud. Okay. Now, what do you mean by amorphous cloud? Okay, amorphous cloud means shapeless cloud, and ये cloud किसका है? The lightest elements in the periodic table. Okay, periodic table के lightest and the first elements कौन से हैं? Can anybody answer me? Which are the lightest and the first elements of periodic block? Yes, all of you are right. You have hydrogen and helium. So hydrogen है आपका, helium है आपका. Okay. So hydrogen and helium के ये gases है. Okay. Gaseous clouds है. धीरे धीरे हाइड्रोजन एंड हीलियम बेसिकली फ्यूज होने लगे. जैसे सन पे रिएक्शन चल रही है ना, दो हाइड्रोजन एटम्स मिला के एक हीलियम एटम बन रहा है. सो ऑन सन यू आर हैविंग कंटिन्यूअस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. ओके, सो ये फ्यूजन रिएक्शन क्या कर रही है? दो एलिमेंट्स को फ्यूज करके एक नया एलिमेंट बना रही है. तो वैसे ही ये फ्यूजन रिएक्शन हो के धीरे धीरे ये हाइड्रोजन हीलियम मिला के you will have bigger elements forming in the universe. You will have bigger elements forming in the universe. So
the best process that is able to explain the origin of Earth is basically the nebular accretion process. कि धरती पहले जो थी एक अमॉर्फस क्लाउड थी हाइड्रोजन एंड हीलियम की, एंड ये अमॉर्फस क्लाउड जो है ये धीरे धीरे रोटेट होने लगा. जैसे ये रोटेट होने लगा, रोटेट होते हुए ये ठंडा होने लगा. जैसे ये ठंडा होने लगा, एज सुन एज इट स्टार्टेड टू कूल, इट स्टार्टेड टू कोएलेस. तो ये कोएलेस हो के बेसिकली you have the interiors of Earth as stratified. Stratified interiors in the sense of what? कि आपको धरती के अंदर आपको सबसे हेवियर एलिमेंट्स मिलेंगे. जैसे जैसे आप धरती के इंटीरियर से बाहर आते जाएंगे, यू विल हैव द लाइटेस्ट ऑफ एलिमेंट्स. तो सबसे पहले आपका ये हाइड्रोजन एंड हीलियम का एक बड़ा अमॉर्फस क्लाउड था. ये क्लाउड धीरे धीरे ऐसे घूमने लगा. जैसे ये घूमने लगा, ये बेसिकली कंडेंस होने लगा, ये बेसिकली कोएलेस होने लगा. सो हेवियर एलिमेंट्स जो है वो धीरे धीरे फ्यूज होने लगे. सो धरती के अंदर में सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट्स, धरती के आप जैसे 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 एज यू विल कम आउट, you will have the lightest of elements. Okay, so if I take you to the innermost layer of Earth, which we call it as core, so core will have the highest density. You will have the highest density of elements inside the core. कोर के बाद अगर आप मेंटल में आएंगे, सो मेंटल में आपको और लाइटर एलिमेंट्स मिलेंगे. मेंटल से मैं आपको अगर क्रस्ट पे ला लूं, सो क्रस्ट पे आपको और लाइटर एलिमेंट्स मिलेंगे. एंड इफ आई टेक यू टू एटमॉस्फेयर, सो एटमॉस्फेयर में आपको इससे भी लाइटर एलिमेंट्स मिलेंगे. एंड एटमॉस्फेयर के बाहर में आपका रहेगा बेसिकली द आउटर स्पेस. सो दिस इज कॉल्ड एज द नेबुलर एक्रीशन प्रोसेस, वेयर the lightest of elements are in the superficial layers and heaviest of elements are in the interiors of Earth. Is everybody comfortable with this? So this is a theory which can explain us the origin of Earth. Is everybody appreciating this? Is everybody appreciating this? Okay, फिर से repeat करना. Okay. Nebular accretion process क्या है basically? Rahul, please focus on me. So what is nebular accretion process? Nebular accretion process एक ऐसी process है जो explain कर पा रही है धरती के stratification, कि धरती के अगर आप सेंटर में जा रहे हैं तो आपको हेवियर एलिमेंट्स मिल रहे हैं. धरती से आप जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं तो आपको लाइटर एलिमेंट्स मिल रहे हैं. एंड ये जो लाइटर एलिमेंट्स है ये बेसिकली आपको मिल रहे हैं एज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स. ओके, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स में आपको एलिमेंट्स का बेसिकली यहाँ पे यू आर हैविंग स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ इट, उनकी लेयरिंग है प्रॉपर्ली. तो ये कैसे मिल रही है? हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस? सो द सिंपल एक्सप्लेनेशन लाइज इन द नेबुलर एक्रीशन प्रोसेस. कि धरती पहले क्या थी? धरती पहले एक जायंट क्लाउड थी, एक जायंट अमॉर्फस क्लाउड थी. किसकी? हाइड्रोजन एंड हीलियम की, द लाइटेस्ट ऑफ एलिमेंट्स. धीरे 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 ये सारे ये जो दो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स घूमने लगे. स्लोली दे स्टार्टेड टू रोटेट. एज दे स्टार्टेड टू रोटेट, they started to fuse, they started to coalesce, they started to condense. and जैसे जैसे फ्यूज होने लगे तो heaviest of elements धरती के सेंटर में गए. एंड जैसे जैसे आप बाहर आने लगे तो आपको लाइटेस्ट एलिमेंट्स मिलने लगे. Now, Rahul, are you now comfortable, guys? Is everyone appreciating this? So this is called as the nebular accretion process. Is everybody understanding this? Do I have your permission to move ahead? Please tell me. Okay. So जो origin है धरती का, origin of Earth is roughly approximated between 4.8 to 3.5 billion years ago. Okay. So धरती का जो origin है वो roughly हम लोग 4.8 to 3.5 billion years ago बोलते हैं. So जो सबसे पहले की धरती थी वो एक जायंट अमॉर्फस क्लाउड थी. धीरे 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 धरती पे एलिमेंट्स फ्यूज होने लगे. धीरे धीरे धरती पे पहला क्रस्ट बनने लगा. जब धरती पे पहला क्रस्ट बनने लगा तो वो क्रस्ट बहुत अनस्टेबल था. उस पे आउटर जो बेसिकली हमारे एलिमेंट्स है, बाहर के एलिमेंट्स इन द सेंस मीटियोराइट्स है, वो इम्पैक्ट करने लगे. तो जैसे वो इम्पैक्ट करने लगे क्रस्ट पे, तो क्रस्ट चर्न होने लगा, क्रस्ट बेसिकली मूव होने लगा.
सो धीरे 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 धरती पे वोल्केनिज्म शुरू हुआ, इसके साथ साथ डी गैसिंग शुरू हुआ। ओके, डी गैसिंग शुरू हुआ इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि धरती के इंटीरियर से गैसेस बाहर निकलने लगे, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस, सल्फरस ऑक्साइड्स, नाइट्रस ऑक्साइड्स, ये बाहर निकलने लगे। धीरे धीरे धरती का जो एटमॉस्फेयर है उसमें ग्रीन हाउस सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये फॉर्म होने लगे। सो कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से बेसिकली वी आर हैविंग द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होने लगा तो धरती पे लाइफ बनने लगी, बिकॉज एवरेज एम्बिएंट टेम्परेचर मेंटेन होने लगे धरती पे। धीरे धीरे धरती पे लाइफ बनने लगी तो हमारे पास धरती का इवोल्यूशन शुरू हुआ। ओके, सो the origin of earth is best explained by the nebular accretion process, and the evolution of life on earth is basically the culmination of different processes like volcanism, like degassing, like the biological processes of respiration and photosynthesis। अगर respiration photosynthesis नहीं है तो भी धरती पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज प्लांट्स क्या कर रहे हैं, CO2 लेके O2 दे रहे हैं, हम लोग O2 लेके CO2 दे रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस and oxygen is necessary for respiration. Now, all of you must be wondering कि धरती पे अगर आप बोल रहे हो सर कि everything started from hydrogen and helium, तो सर धरती पे कॉपर, आयरन, जिंक, यूरेनियम इतने बड़े बड़े एलिमेंट्स कैसे मिले? क्या सबके मन में सवाल आ रहा है? You tell me. Okay. Rajeshwari ma'am has asked me the question. Okay. Thank you Rajeshwari for asking this question. क्या सबके मन में सवाल आ रहा है क्या? ये कैसे पॉसिबल है कि धरती पे हमें बाकी बड़े बड़े एलिमेंट्स मिल रहे हैं? ओके, नाउ गौरव, पॉसिबल ही नहीं है बेटा धरती पे फ्यूजन होना। धरती के पास इतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े एलिमेंट्स फ्यूज कर सके। ओके, so I'm ending my session over here, and from today onwards your perspective will completely change. Okay, ये मेरी गारंटी है कि इसके बाद आपका पर्सपेक्टिव यूनिवर्स को देखने का कंप्लीटली बदल जाएगा। सी, धरती पे ये बड़े बड़े जो एलिमेंट्स आए हैं, ये बड़े बड़े एलिमेंट्स धरती खुद फ्यूज नहीं कर सकती है। वी आर अ प्लैनेट, वी आर नॉट अ स्टार। ओके, हम प्लैनेट है, हम स्टार नहीं है, हमारा खुद का कुछ एनर्जी सोर्स नहीं है। ओके, हाँ, इनर कोर आउटर कोर है, आउटर कोर फ्लूइडिक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, उससे धरती का मैग्नेटिक फील्ड है। इसके सिवा जो धरती का एनर्जी सोर्स है बेसिकली इट इज द सेम सोर्स, कि अभी भी ये जो नेबुला है ये गर्म है, ये नेबुला अभी भी ठंडा हो रहा है, तो इसके वजह से धरती के इंटीरियर्स में आपको टेम्परेचर ज्यादा मिलते हैं। एंड सेकंड, यू आल्सो हैव रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स इनसाइड द अर्थ, जिसके वजह से हमें धरती पे हीट मिलती है, धरती के इंटीरियर्स में हीट मिलती है। बट सवाल यही आता है कि धरती के इंटीरियर में आयरन कैसा है, कॉपर कैसा है, जिंक कैसा है? सो द सिंपल आंसर टू दिस इज, सी, ये जितने भी हेवियर एलिमेंट्स है धरती पे, ये धरती पे थे ही नहीं, कहीं किसी दूर किसी यूनिवर्स में। ओके, समवेयर डाउन द लाइन इन सम ऑफ द गैलेक्सीज सम स्टार एक्सप्लोडेड। कोई स्टार यहाँ पे एक्सप्लोड हुआ, समवेयर डाउन द लाइन सम स्टार एक्सप्लोडेड। वो स्टार जब एक्सप्लोड हुआ तो बेसिकली वो स्टार से कॉस्मिक डस्ट फेंकी गई। वो स्टार से क्या फेंकी गई? कॉस्मिक डस्ट फेंकी गई। वो कॉस्मिक डस्ट में थे आयरन, कॉपर, जिंक के बड़े बड़े एलिमेंट्स, एंड वो डस्ट आके बेसिकली धरती पे स्प्रिंकल आउट हो। तो गाइस, what you see on earth as iron, copper, zinc, बड़े बड़े elements, this is nothing but the cosmic dust of the universe. Okay, and now you tell me कि आपके बॉडी में, ओके, जो आप ये ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, तो ऑक्सीजन जो आप अंदर ले रहे हो, which component of your blood has the responsibility of carrying this oxygen to every part of your body? आपके ब्लड में ऐसा क्या है जो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाता है? अगर वो कम हो गया तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है एंड यू इवेंचुअली डाई। ओके, यू हैव हीमोग्लोबिन, राइट? हीमोग्लोबिन किससे बनता है? हीमोग्लोबिन किससे बनता है बताइए? हीमोग्लोबिन किससे बनता है बताइए? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? यस, आयरन, है ना? सो अगर आप एनेमिक हो,
ओके, स्पेशली द गर्ल्स डू सफर फ्रॉम एनीमिया इन इंडिया लॉट। ठीक है, अगर आप एनीमिक हो, अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी है, तो आपका हीमोग्लोबिन भी डाउन रहता है। और अगर आपका हीमोग्लोबिन डाउन रहता है तो आपके बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो आपको चक्कर आने लगती है। तो गाइज, ओके, जो हीमोग्लोबिन आपके राइट हैंड में है एंड जो हीमोग्लोबिन आपके लेफ्ट हैंड में है, ओके, हाई चांस, ऑलमोस्ट हाई चांस कि जो आयरन आपके लेफ्ट हैंड में है एंड जो आयरन आपके राइट हैंड में है, ये दो डिफरेंट स्टार्स से आया हुआ, ये दो डिफरेंट स्टार्स से आया हुआ। तो इसका कहने का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि आप जो एज अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट कर पा रहे हो धरती पे, ये क्यों कर पा रहे हो? आपके बॉडी में मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब क्यों है? बिकॉज कहीं ना कहीं, कहीं दूर किसी गैलेक्सी में कोई स्टार एक्सप्लोड हुआ है, वो स्टार से कॉस्मिक डस्ट आप तक पहुंची है, एंड इन द एंड दैट कॉस्मिक डस्ट इज इन योर बॉडी। एंड उस वजह से आज आप मेरा लेक्चर सुन पा रहे हो, उस वजह से आज आप मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। बिकॉज अगर वो नहीं होता तो हम एज अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते धरती पे। ओके, सो इसके बाद जब भी आप यूनिवर्स पे देखोगे ना, सो हमेशा ध्यान में रखना आपका असली भगवान कौन है। व्हाट इज योर ट्रू गॉड? द ट्रू गॉड इज द यूनिवर्स, द ट्रू गॉड इज द कॉस्मिक एनर्जी। बिकॉज अगर वो नहीं होती तो आज आप और मैं यहाँ पे एग्जिस्ट कर ही नहीं पाते। आपके बॉडी में ना ही आयरन रहता, आपके बॉडी में ना ही सोडियम रहता, आपके बॉडी में ना ही मैग्नीशियम रहता, पोटेशियम रहता, कुछ नहीं रहता। आपके सेल का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ होता। यू विल नॉट be able to evolve from a single cellular organism to a multicellular organism to a complex structure like what we have today. Okay, so it is because of this, it is because of Big Bang, it is because of the explosions of stars that you are existing. Okay, and in universe, please remember that it's the conservation of energy. If something is dying in the universe, तो उससे कहीं और लाइफ भी सस्टेन होती है। So that is the true philosophy of the universe. In universe, no life, no matter is there without existence. कुछ मैटर अगर कोलैप्स होता है तो उससे नया मैटर भी बनता है। ओके, एंड आप लोगों ने सुना होगा स्टीफन हॉकिंग का नाम, है ना? स्टीफन हॉकिंग वाज द पर्सन हु डिस्कवर्ड हॉकिंग रेडिएशन, कि ब्लैक होल से भी बेसिकली रेडिएशन बाहर निकलता है। ओके, रूपा, विटामिन डी, अगर आप विटामिन बोल रहे हो, विटामिन की स्पेलिंग है विटामिन, VITAMIN, विटामिन ये स्पेलिंग है। विटामिन इज ऑफ टू पार्ट्स, वाइटल, अमीन। वाइटल मीन्स जरूरी, अमीन, AMIN, अमीन मीन्स NH ग्रुप। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का जो ग्रुप है उसे हम लोग अमीनो ग्रुप कहते हैं, अमीन ग्रुप। तो विटामिन डी जो है ये बहुत वाइटल अमीन है। और सो विटामिन डी का सिंथेसिस हम लोग नहीं कर पाते, हमें सनलाइट की जरूरत होती है। सो सेम थिंग, आप लोग बेसिकली जो विटामिन डी ले रहे हो बिकॉज ऑफ सन ले पा रहे हो। ओके, सो द सेम थिंग दैट यू आर गेटिंग बेसिकली, सो योर एग्जिस्टेंस टू द यूनिवर्स। इज एवरीबॉडी अप्रिशिएटिंग दिस? तो यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए आप बिग बैंग ध्यान में रखिए, ओरिजिन ऑफ अर्थ के लिए आप बेसिकली नेबुलर हाइपोथेसिस ध्यान में रखिए। ओके, सो टुमारो आई विल स्टार्ट विद द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ। ओके, थोड़ा सा हम लोग फटाफट इंटीरियर्स पढ़ेंगे, थोड़े से मिनरल्स पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस के बारे में ध्यान में रखना है तो कौन सी चीज ध्यान में रखना है। सो 2 सेशंस, थर्सडे एंड फ्राइडे, then Saturday you will be having a holiday. Monday onwards will beginning from 1 to 4. Got it everyone? Okay, मजा आया सुन के? Are you all appreciating this? Okay, chalo. So I'm ending the session over here today. Let's meet tomorrow and we will continue our attend these sessions. Okay, thank you Aditi.